हम लोग चैप्टर 4 मराठा राज्य तथा संघ करने जा रहे हैं और इस चैप्टर ये अंतिम चैप्टर होगा जिसमें कंटेंट थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद से उतने कंटेंट मिलेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस चैप्टर को हम 5 भागों में देखने की कोशिश करेंगे। पहला भाग हम सारांश देखेंगे, एक तरह से 2 पेज के अंदर में पूरा सारांश, इसका पूरा मराठा साम्राज्य में क्या क्या हुआ है सब आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम इनके वंशजों को देखेंगे। वंशजों को देखने के उपरांत हम शिवाजी के व्यक्तित्व और शिवाजी के जो है शासनकाल और उसके साथ ही उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल को देखेंगे। और चौथे स्टेप में हम पेशवाओं को देखेंगे और 5वें स्टेप में जो है हम मराठा और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष को देखेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं मराठा राज्य तथा संघ। औरंगजेब के समय में जब मुगल साम्राज्य का गौरव अपने चरमोत्कर्ष पर था, शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उत्थान ने उसे गहरा आघात पहुंचाया। यानी कि अगर पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा सूबा किस मुगल साम्राज्य, किस जो है मुगल शासक के या बादशाह के अंतर्गत था, तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब के समय में जो है मुगलों के सबसे ज़्यादा प्रांत थे, यानी कह सकते हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे जो है शासन औरंगजेब के समय में था। औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष दक्कन में मराठों के साथ भीषण संघर्ष में बिताने पड़े। मराठों के विरुद्ध चलने वाला यह दीर्घ संघर्ष अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का कारण सिद्ध हुआ। समझ सकते हैं आप कि मराठा कितना भयंकर जो है इनके साथ जो है संघर्ष हुआ था। ठीक है, यानी कि इन मराठों ने जो है एकदम कठोरता से जो है एक मजबूती के साथ जो है मुगलों के साथ टक्कर लिया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अपनी पराजय के पहले तक मराठा दुर्जय बने रहे, यानी कि इनको कोई हरा नहीं पाया। पानीपत के तृतीय युद्ध के पहले तक मराठा इनके अपने क्षेत्र में तो इनको हराना दुश्वार था। दूसरे क्षेत्र में गए, ये जब प्लेन एरिया में आए, जब हम लोग देखेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के पराजय का एक कारण ये भी होगा कि ये जो थे पहाड़ों पे या फिर जो है छुप के गुरिल्ला वार का सहारा लेकर जो है युद्ध किया करते थे और उसमें इन लोगों को हराना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब ये प्लेन एरिया में गए, ठीक है, यानी कि मैदानी क्षेत्र में जब ये गए पानीपत के मैदान में, ठीक है, तो वहाँ पे उस तरह का जो है भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं मिली जिस तरीके का जो है इनको महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलता था। या फिर दूसरा कारण ये भी था कि महाराष्ट्र का मौसम और जो है पानीपत जो जनवरी का जो है आपका हरियाणा का मौसम, ठीक है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है टेम्परेचर का। वो भी एक कारण था जिस वजह से जो है हार का कारण, वो भी हम आगे देखेंगे। खैर यहाँ पे आगे चलते हैं। मराठों के इतिहास को अच्छी तरह समझने के लिए इन्हें 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक था। इसमें और इस काल में जो है प्रथम काल में आपके शिवाजी, संभाजी, राजा राम तथा ताराबाई का काल आ जाता है, जबकि दूसरा काल उत्तरवर्ती मुगल का था, यानी बाद वाले जो है मुगल काल का था। इसमें पेशवा वास्तविक शासक बन गए थे और मराठा साम्राज्य पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा सरदार का संघ बन गया था। धीरे धीरे मराठा नरेश या छत्रपति पूरी तरह पृष्ठभूमि में चले गए और वे केवल नाम मात्र के नरेश रह गए, यानी कि जो छत्रपति, ठीक है, जैसे जो अब छत्रपति का कार्य जो था वो नाम मात्र का रह गया। मेन पावर जो है वो अब पेशवाओं के हाथ में आ गया था। इसी दौरान मराठा क्षेत्र दक्षिण के अलावा कटक से लेके अटक तक फैल गया था। इस प्रकार मराठा महान मुगलों और ब्रिटिश सत्ता के भारत के उदय के बीच सेतु के रूप में उदित हुआ। यानी कि अगर एक समय तक, एक लंबे समय तक मुगलों का शासन था, उसके बाद से कुछ समय तक मराठों का और फिर जो है आपका अंग्रेज़ों के शासन को देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि बीच में जो है सेतु का काम किसने किया है, तो ये है मराठा, ठीक है, मराठों ने किया है। अब आगे देखते हैं। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठों के उत्थान के कारणों पर विद्वानों ने अनेक व्याख्याएं दी हैं। ग्रांट डफ ने लिखा है कि मराठों का उदय जो है आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। यानी अगर पूछ देगा कि आकस्मिक अग्निकांड की भांति जो है मराठों का उदय हुआ है, ये पंक्ति किसने कहा है या ये कथन किसका है, तो ग्रांट डफ का है, ध्यान रखेंगे। परंतु इतिहासकारों ने मराठा इतिहास के इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, ठीक है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अग्निकांड की भांति हुआ है, बल्कि जो भौगोलिक परिस्थिति थी वो जिम्मेदार थी। औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति थी वो जिम्मेदार थी और इन सबों के परिणाम स्वरूप जो है भौगोलिक स्थिति और औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के परिणाम स्वरूप ही हिंदुओं में जागरण की भावना हुई। भक्ति आंदोलन के मराठा संत जो आएंगे, जो आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे, रामदास हो जाएंगे, आपके जो हो जाएंगे
एकनाथ हो जाएंगे, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ये सब जो संत आएंगे आगे, इन संतों का धार्मिक आंदोलन जो रहा ये उत्थान का कारण रहा, जिससे मराठों के गौरव को जानने के साथ ही घृणित जाति प्रथा पर भी वार किया गया। यानी कि जो मराठों के जो गौरव था इसको जगाने का कार्य किया गया, किसके द्वारा? मराठा संतों के द्वारा, कि भाई तुम मराठी हो, तुम में जो गौरव है, तुम में जो साहस है, उसको जगाने का प्रयत्न किया गया मराठा संतों के द्वारा। और फाइनली जो जाति प्रथा थी इस पे वार भी किया गया इन्हीं संतों के द्वारा। यानी कि दोनों चीज़ों को, एक जो सोया हुआ इंसान है उसको जगा दिया गया, दूसरे क्या किया गया कि जो इनमें कुरीतियाँ थी, यानी कि जो जाति प्रथा व्याप्त थी, इसको इन लोगों ने खत्म किया। साथ ही जाति प्रथा ही नहीं, स्त्रियों का जो सम्मान नहीं होता था, स्त्रियों के सम्मान को भी मराठा संतों ने जो है इस क्षेत्र में लाने का प्रयत्न किया, वो भी हम आगे देखेंगे। तो इन तमाम कारणों से हम ये देखेंगे कि ये जो भी बुराइयाँ थी उसको इन लोगों ने क्या किया, सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो बच जाता है अच्छाई। अच्छाई जब बचेगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। और सर्वोपरि जब सब कुछ हो ही गया तो इसमें जब आग लगी रही थी उसमें घी डालने का काम किए शिवाजी के चमत्कारी व्यक्तित्व। शिवाजी आए और सबको एकजुट कर दिए, और इतिहासकार मानते हैं कि ये सब तमाम कारण थे जिस वजह से मराठों का उदय हुआ। महाराष्ट्र की उबड़ खाबड़ भौगोलिक स्थिति और वहाँ की जलवायु ने मराठों को दृढ़, परिश्रमी और लड़ाकू जाति बनाया तथा बाद में यही उनकी पहचान बन गई। किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप देखेंगे कि 16 महाजनपद में सिर्फ एक मगध का ही उदय क्यों हुआ, ये सोचने योग्य बात है। और इसमें आप देखेंगे कि मगध के उत्कर्ष का एक मुख्य वजह था भौगोलिक स्थिति। महादेव गोविंद रानडे ने अपनी पुस्तक राइज ऑफ द मराठा पावर, तो पूछ देगा कि राइज ऑफ द मराठा पावर किसने लिखा है, तो महादेव गोविंद रानडे की ये पुस्तक है। इसमें उन्होंने भौगोलिक स्थिति को दर्शाया है। रानडे के अनुसार ऐसी भौगोलिक स्थिति के कारण ही यहाँ के लोगों में स्वतंत्रता की भावना इस सीमा तक विकसित हुई कि कोई भी शासक अधिक समय तक मराठों पर शासन नहीं कर सका। और इसका पूरा का पूरा महादेव गोविंद रानडे कहते हैं कि ये जो इसके ऊपर कोई दूसरा आके इस पे आक्रमण करके इनको पराजित नहीं कर सका, इसका सबसे बड़ा वजह था वो था भौगोलिक स्थिति। ध्यान रखेंगे। जदुनाथ सरकार, जीएस सरदेसाई और एमजी रानडे जैसे इतिहासकारों की धारणा है कि मराठा उत्थान यानी मराठों का जो उत्थान है ये औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था। ठीक है, तो बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो हिंदू, क्योंकि ये अकबर के समय में क्यों नहीं हुआ, शाहजहाँ के समय में क्यों नहीं हुआ, या फिर जहांगीर के समय में नहीं हुआ, इसी के समय में क्यों हुआ, तो इसका वजह ये था कि एक तो ये जो है दक्षिण में इसने आक्रमण करने के लिए आया था। दूसरी चीज़ क्या है कि ये हिंदू विरोधी, इसके जो नीति थे वो हिंदू विरोधी थे। ठीक है, शिवाजी ने हिंदू पातशाही अंगीकार की, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया और हिंदुत्व धर्मोद्धारक यानी कि हिंदू धर्म का जो है उद्धारक की पदवी धारण की। हिंदू धर्म का उद्धारक की पदवी हिंदू पातशाही अंगीकार किया गया है, किंतु सतीश चंद्र ने इसका सफलतापूर्वक खंडन किया है। आगे देखेंगे हम भक्ति आंदोलन के संतों जैसे ज्ञानेश्वर हो गए, चारों नाम याद रखिएगा, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम और रामदास की शिक्षाओं ने मराठा राज्य के उदय में सहयोग दिया। ये संत ये देखिए इन संतों ने क्या किया है, तो इन संतों ने, आज के संतों जैसे नहीं थे, इन लोगों ने क्या किया है, संत मतलब क्या, जो एक्चुअल बुराई समाज में है उसको आप खत्म करो तो आप संत हो। चाहे आप भले ही जो है गेरुआ कपड़े धारण करते हो या नहीं करते हो, वो अलग बात है। इन लोगों ने क्या किया, ये संत जाति प्रथा का विरोध करते थे। क्या करते थे, जो जाति प्रथा जो आज भी व्याप्त है इसका ये लोग विरोध करते थे, और स्थानीय मराठी भाषा में जो है उपदेश देते थे। यानी कि इन्होंने अपने भाषा का भी जो है क्या किया, भाषा का भी जो है एक तरह से प्रचार किया। शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास यानी 1608 से लेकर 1682, इनकी पुस्तक है दासबोध, और दसबोध में कर्म दर्शन का उपदेश दिया है। ठीक है, तो इनकी पुस्तक दसबोध के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके रामदास। और शिवाजी का जो पुत्र थे, शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी, संभाजी को कहा कि तुम एक काम करो, तुम एक संगठन बनाओ और तुम महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करो। ठीक है, और महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करने के लिए संभाजी को जो है प्रोत्साहित किया। अब ये इस धर्म में यानी महाराष्ट्र धर्म में है क्या वो देखते हैं। महाराष्ट्र धर्म में उनका अभिप्राय ऐसे उदात्त धर्म से है, यानी एक्चुअली में महाराष्ट्र धर्म है क्या, तो महाराष्ट्र धर्म एक ऐसा धर्म है जो जातिगत भेदभाव से मुक्त था। यानी यहाँ पे कोई जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे महाराष्ट्र धर्म है तो वहाँ पे कोई जाति नहीं, वहाँ के लोग क्या होंगे, मराठी होंगे। ठीक है, महाराष्ट्र एक है, इस तरीके की बात होनी चाहिए। तो वही है महाराष्ट्र धर्म, यानी जातिगत भेदभाव से मुक्त
जिसने स्त्रियों की दशा में सुधार किया। ध्यान रखिएगा, स्त्रियों की दशा में भी सुधार किया जा रहा है। कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति की प्रधानता दी गई, यानी कि कर्मकांड में जो है काफ़ी जो है 10 तरह की बातें हैं, ऊंच नीच वाली बात आ जाएंगी। उसकी वजह से भक्ति करो, कोई कहीं भी भक्ति कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा बहुदेववाद के अतिचार को नियंत्रित किया। ये सब महाराष्ट्र धर्म के अंतर्गत आ रहा है। समर्थ गुरु रामदास ने इस विचार को, यानी कि जो इस महाराष्ट्र धर्म है, महाराष्ट्र धर्म को इन्होंने अपनी पुस्तक आनंदवन भुवन में व्यक्त किया है। इससे एक विशिष्ट मराठा पहचान उभर कर सामने आई, जिसने यहाँ के लोगों को एकता एवं राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित किया। यानी ये जो तमाम चीज़ें आई, इससे लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना जो है उत्पन्न हुई। कहने का मतलब ये है। दक्षिण की तत्कालिक राजनीतिक स्थिति भी मराठों के उत्थान में सहायक हुई। अहमदाबाद राज्य के बिखराव और अकबर की मृत्यु के पश्चात दक्षिण में मुगल साम्राज्य के विस्तार की धीमी गति ने मराठों के महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों को प्रोत्साहित किया। यानी जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है, दक्षिण में मुगल साम्राज्य का जो विस्तार हो जाता है वो धीमा पड़ जाता है। जैसे ही धीमा पड़ता है, वहीं भी मराठों का जो महत्वाकांक्षा था सैन्य अभियान का, तो इन लोगों ने अपने सैन्य अभियान पे जो है बल दिया। इस समय तक मराठे अनुभवी लड़ाकू जाति के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। दक्षिणी सल्तनतों एवं मुगलों दोनों ही पक्षों की ओर से वे सफलतापूर्वक युद्ध कर चुके थे। यानी कि इसके पहले मराठा अपने आप में अपना उत्कर्ष करने से पहले ये किसी के पक्ष से होकर युद्ध करते थे। तो इन्होंने सभी तरीके से दक्षिण के जो सल्तनत थे इनके और मुगल दोनों के, यानी मुगल आ रहे हैं तो दक्षिणी सल्तनत पर आक्रमण करेंगे, दक्षिणी सल्तनत वाले मुगलों पे आक्रमण करेंगे। तो इन लोगों ने मुगलों की तरफ से भी लड़ा था और दक्षिणी सल्तनतों की तरफ से भी लड़ा था। तो दोनों ही पक्षों की ओर से वे सफलतापूर्वक युद्ध कर चुके थे। यानी कि इनको सारा चाल पता था कि सामने वाला क्या सोच सकता है और जो मुगल है वो भी क्या सोच सकते हैं। उनके पास आवश्यक सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव तो था ही, जब समय आया तो उन्होंने इसका उपयोग अपने राज्य की स्थापना के लिए किया। अंत में शिवाजी का चमत्कारी व्यक्तित्व मराठा राज्य के उदय में प्रधान कारण बना। उसमें मराठा समाज के विभिन्न तत्वों का एक करने की अद्भुत क्षमता थी। ठीक है, यानी कि शिवाजी में मराठा साम्राज्य के जो अलग अलग बिखराव थे उनको एक करने की अद्भुत क्षमता थी। किसमें? तो ये है आपके शिवाजी में। वे एक कुशल सेनानायक थे। अन्य मराठा प्रमुखों, दक्षिण सल्तनतों एवं मुगलों के विरुद्ध सैन्य सफलताओं ने शिवाजी को उनके जीवन काल में ही एक गाथा पुस्तक बना दिया था। इस प्रकार मराठा राज्य के उदय के अनेक तत्व उत्तरदायी थे। अब जो मैंने बोला था कि पहला हम संक्षेप में पढ़ेंगे, संक्षेप में हमने पढ़ लिया अब इसको। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इनका प्रारंभिक इतिहास क्या है। ये हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद से हम शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी को देखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे मराठों का प्रारंभिक इतिहास। शिवाजी के आदि पूर्वज मेवाड़ के जो है सिसोदिया वंश के थे। ठीक है, यानी कि जो पूर्वज हैं वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश से ये संबंधित है। कौन? जो शिवाजी हैं ये सिसोदिया वंश से संबंधित होंगे। उल्लेख मिलता है कि जिस समय 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय सज्जन सिंह, जिनका नाम एक तरह से कह सकते हैं सुजान सिंह, महाराष्ट्र चले गए। तो सज्जन सिंह की 5वीं पीढ़ी उग्रसेन हुए। ठीक है, उग्रसेन का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उग्रसेन के 2 पुत्र, एक हैं कर्ण सिंह और दूसरे हैं शुभकर्ण सिंह। अब यहाँ पे देखेंगे शुभकर्ण के वंशज जो है भोसले कहलाएं। ये जो शुभ है, जिनका शुभ, कोई भी चीज़ शुभ रहता है तो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो इस वजह से लेंगे कि शुभकर्ण सिंह जो है लंबे समय तक चलेंगे, यानी कि इनका वंश ही आगे चलेगा। कर्ण सिंह वाला अब नहीं चलेगा, क्योंकि शुभकर्ण का पत्र मतलब चलेगा, लेकिन जो ख्याति प्राप्त हुई वो सिर्फ शुभकर्ण वाले को प्राप्त हुई। कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है। शुभकर्ण का पौत्र बालाजी भोसले थे। ठीक है, बालाजी भोसले किसके पौत्र थे? तो शुभकर्ण के पौत्र थे। उनके 2 पुत्र, यानी कि जो आप देख रहे हैं बालाजी भोसले का, ठीक है, बालाजी भोसले के 2 पुत्र हुए, एक मालोजी और एक विट्ठोजी। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है मेन। इन दोनों भाइयों ने जीवन यापन के लिए बेरुल या इलोरा जो कह लें, इसमें कृषि करना आरंभ किया। ये बस कहानी सुनिए, इसको रट के कुछ आने वाला है नहीं यहाँ से। ठीक है, हर एक अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से इसको जो है व्याख्या करेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन वैसे भी उठ के आएगा नहीं। इन दोनों भाइयों ने जीवन यापन के लिए बेरुल या फिर इलोरा में कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। कृषि से जीवन यापन न हो पाने के कारण ये दोनों भाई लखूजी यादव, ठीक है, सिंहखेड़ के जागीरदार थे ये लखूजी यादव। तो लखूजी यादव के यहाँ जो है
अंगरक्षक बॉडीगार्ड बन गए। ठीक है, कौन? मालोजी और विठोजी। ठीक है, 15 मार्च 1590 ईस्वी को मालोजी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम शाहजी था। अब शाहजी से तो आपको याद आ गया होगा बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ से आप लोग जनरली बुक में कहानी जो है ना यहीं से स्टार्ट होती है शाहजी से, कि शिवाजी के जो है पिता का नाम क्या था, तो वही आता है शाहजी भोंसले। तो यहाँ पे देखेंगे लखूजी यादव जो सिंहखेड़ के जागीरदार थे कि इसके अंगरक्षक बन गए मालोजी और विठोजी। और 15 मार्च जो है 1590 ईस्वी 1590, ठीक है, 1590 को मालोजी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम शाहजी रखा गया। मालोजी ने लखूजी यादव की नौकरी छोड़ दी। भाई भरण पोषण नहीं होगा बॉडीगार्डी से तो क्या करेंगे, लखूजी यादव का नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो मालोजी, ठीक है, क्योंकि इनको ज़्यादा माल की ज़रूरत थी, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, लखूजी यादव की नौकरी छोड़ दी। ठीक है, मैं बस याद कराने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, माल, मालोजी, इस तरीके से ध्यान रहेगा कि इनके क्योंकि परिवार बढ़ा तो इनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हुई। ठीक है, और ये अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर लिए। अब ये कहाँ चले गए? अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ। इन्हें बेरुल तथा आसपास की पटेलाई मिल गई, यानी कि यहाँ के ये पटेल कहलाने लगे। ठीक है, पटेलाई मिल गई यानी एक तरह से मुखियाई मिल गई। ठीक है, मालोजी ने कुछ घोड़े और सैनिक रख लिए। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने इनको सेना में भर्ती कर लिया, यानी कि अहमदनगर का वजीर कौन था? तो अहमदनगर का वजीर जो था वो था मलिक अंबर। ठीक है, मलिक अंबर, मलिक अंबर ने इनको सेना में भर्ती कर लिया और इन्हें पूना पूषा की जागीर दे दी, जिसकी आय सिंहखेड़ के जागीर से अधिक थी। यानी लखूजी यादव के जागीर की जितनी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी उनसे जो भू राजस्व आता था, उससे कहीं ज़्यादा आ रहा था पूना सूपा की जागीर से। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि उससे अधिक थी। 5 नवंबर 1605 ईस्वी को शाहजी का विवाह, ठीक है, शाहजी का विवाह, जो इनके पुत्र थे, मालोजी के पुत्र कौन थे? तो शाहजी। ठीक है, तो शाहजी का विवाह जो है जीजाबाई के साथ हो गया। और जीजाबाई जो है लखूजी यादव की पुत्री थी, यानी जिसके यहाँ ये बॉडीगार्डी करते थे, अब वो जो है अब वो समधी हो गए। ठीक है, पहले जिसके यहाँ, जिस लखूजी यादव के यहाँ मालोजी जो है आपका क्या करते थे, बॉडीगार्डी का काम करते थे, उन्हीं जो है लखूजी यादव के अब ये समधी हो गए। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है, आगे चलते हैं अब, क्योंकि ये भी अब अमीर हो गए हैं। 1620 ईस्वी में मालोजी की मृत्यु हो गई और शाहजी उत्तराधिकारी हुए। 1620 ईस्वी में लखूजी यादव, अब शाहजी का यहाँ से चलेगा, मालोजी की कहानी खत्म, अब शाहजी देखेंगे। 1620 ईस्वी में लखूजी यादव का मलिक अंबर से वैमनस्य हो गया, यानी कि जहाँ पे दामाद काम कर रहा है, ठीक है, जिस मलिक अंबर, जिस वजीर के पास वो काम कर रहा है, उससे अब जो है ससुर का जो है लड़ाई हो गया। ठीक है, जिससे शाहजी जहांगीर की सेवा में चले गए। अब ये बोले कि देखो बीच में तो पिस तो ये रहे थे घून की तरह। ठीक है, जौ के साथ जो घून पिसाता है उसमें अब भाई जिसके यहाँ इनको नौकरी करना है, शाहजी को मलिक अंबर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं से वे मनुष्य जो है ससुर पाले हुए हैं, तो इससे अच्छा ये छोड़ छाड़ के सब और जहांगीर की सेवा में चले गए। इस प्रकार जहांगीर के समय मराठे पहली बार मुग़लों की सेवा में गए, यानी कि पहली बार जो है एंट्री होती है मुग़लों की सेवा में किसी मराठे की। जहांगीर ने इन्हें सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया। ठीक है, यानी शाहजी जो है उमरा वर्ग में शामिल कर लिए गए। अब देखते हैं भातवाड़ी या फिर मारवाड़ी का युद्ध, जो 1624 ईस्वी में होता है। यह युद्ध मुग़लों और अहमदनगर के बीच हुआ। ठीक है, मुग़लों और अहमदनगर। अब ये वही अहमदनगर है जहाँ के मलिक अंबर है, जहाँ पे पहले जो है काम किया करते थे शाहजी। ठीक है, मुग़लों की तरफ से परवेज महावत खां और बीजापुर की सेना ने भाग लिया, जबकि अहमदनगर की तरफ से मलिक अंबर और शाहजी। जब युद्ध हुआ तो शाहजी जो हैं वो अहमदनगर के साथ हो लिए। इस युद्ध में अहमदनगर की सेना और इनके साथ आ जाने से अहमदनगर की सेना विजयी हो रही। इस युद्ध में लखूजी यादव मुग़लों की तरफ से थे, यानी कि ससुर दूसरे तरफ से, लेकिन हालांकि जो है अमीर बने थे बेचारे शाहजी के पिता मालोजी। ठीक है, वज़ीर अहमद की जो है कर्मोदया का फल था, तो इस वजह से जो है इन्होंने जो है शाहजी ने जो है पक्ष लेना शुरू किया, किसका? अहमदनगर का। इस युद्ध में लखूजी यादव मुग़लों की तरफ थे, जबकि शाहजी अहमदनगर की तरफ। शाहजी की कीर्ति को बढ़ता, अब जाहिर सी बात है जब ऐसी स्थिति रहेगा किसी एक व्यक्ति के आ जाने से अगर आप युद्ध जीत जाते हो तो उसका व्यक्तित्व तो बढ़ेगा ही, उसका कीर्ति तो बढ़ेगा ही। और जब शाहजी का कीर्ति बढ़ा तो मलिक अंबर को जो है इससे ईर्ष्या होने लगा।
शाहजी सन 1625 ईस्वी में अहमदनगर छोड़कर, जब देखेगा कि फिर वही नाटक स्टार्ट हो गया है, तो फिर इन्होंने अहमदनगर छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए, क्योंकि अब मुगलों के यहाँ जा नहीं सकते हैं, मुगलों के तो अगेंस्ट में लड़ाई किए थे, तो बीजापुर की सेवा में चले गए। यहाँ पे शाहजी 1625 से लेकर 1629 ईस्वी तक रहें। आप बस इतना रहो कि ये किधर राउंड मार रहे हैं बस। अब ये एग्जैक्ट कि इस समय ये यहाँ थे, इस समय वो यहाँ थे, उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देखो कि ये लोग कहाँ कहाँ से जो है सैन्य अभियानों का जो है प्रशिक्षण इनके जो है ब्लड में जा रहा है, इनको सूझबूझ कहाँ कहाँ से आ रही है। बीजापुर की सेवा में चले गए। यहाँ पे शाहजी सन 1625 से 29 ईस्वी तक रहे। 1629 ईस्वी में शाहजी भोसले पुनः अहमदनगर की सेवा में आ गए, यानी कि फिर से जो है 1629 में आ गए। 1630 ईस्वी में अहमदनगर के सुल्तान ने लखूजी यादव, जो पुनः अहमदनगर आ गए थे, की हत्या करवा दी। यानी इस बार अहमदनगर के सुल्तान ने क्या किया है, इनके ससुर को जो है उनके ससुर की हत्या करवा देता है। 1630 ईस्वी में शाहजी के यहाँ शाहजी भोसले, ठीक है, शाहजहाँ के समय में 1630 का जब काल देखेंगे तो आप शाहजहाँ आ जाएगा। शाहजहाँ के काल में शाहजी भोसले मुगलों की सेवा में चले गए, क्योंकि इसके पहले तो जहांगीर वाला काल चल रहा था, उस समय तो वो मुगलों के अगेंस्ट में थे। लेकिन शाहजहाँ से शाहजी भोसले का जो है अच्छा खासा मैच किया, क्योंकि बेचारे शाह दोनों का मैच कर रहा था अंदर, मतलब याद करने के संदर्भ में। इस वजह से ये चले गए। वे 2 वर्षों तक वहाँ रहे। इन्हें शाहजहाँ ने 5000 का मनसब प्रदान किया और 1632 ईस्वी में यह पुनः अहमदनगर आ गए। बहुत लोल झोल रहेगा, इधर अप डाउन, कभी अहमदनगर जाएंगे, कभी जो है आपके सिंहखेड़ के पास जाएंगे लखूजी यादव की तरफ, कभी बीजापुर, तो कभी जो है फिर से अहमदनगर, फिर मुगलों, यही राउंड मारते रहेंगे इधर ही। 1632 ईस्वी में अहमदनगर के सुल्तान मुर्तज़ा प्रथम की हत्या हो गई। लो जी, 2 साल बाद तो इनकी हत्या हो जाती है, ठीक है। मुर्तज़ा के सुल्तान जो है मुर्तज़ा प्रथम की हत्या हो जाती है। शाहजी भोसले ने मुर्तज़ा प्रथम के पुत्र मुर्तज़ा द्वितीय को सुल्तान घोषित किया, जो केवल 10 वर्ष का बालक था, और शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले लिया। शाहगढ़ को नए सुल्तान की राजधानी बनाई। जो शाहगढ़ एक जगह था, इसको नए सुल्तान की, यानी कि जो है मुर्तज़ा द्वितीय की राजधानी बना देते हैं। 1634 से लेके 1636 ईस्वी के बीच शाहजी का मुगलों से संघर्ष हुआ, क्योंकि भाई एक जगह खाली हो गया है अहमदनगर, तो मुगल भी चाहेगा कि हम इसको अपने जो है अधिकार क्षेत्र में ले लें, ठीक है। और इधर शाहजी सोच रहे हैं कि चलो एक मिल गया है फ्री में, तो इसको जैसे तैसे जो है, फ्री में क्या मिला है, बेचारे बड़े संघर्ष किए हैं, संघर्ष के बाद तमाम कूटनीति करने के बाद जो है इनको मिला है। शाहजी पराजित हुए। यहाँ पे जब मुगल पूरा आ गई तो यहाँ पे शाहजी पराजित हुए और शाहजहाँ से समझौता कर लिया था। अहमदनगर के समस्त किले शाहजहाँ को दे दिए। इस प्रकार अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। शाहजी बीजापुर के सुल्तान, अब फिर से जो है इनके पास गैप हो गया, अहमदनगर जा नहीं सकते, मुगलों के यहाँ जा नहीं सकते, तो चलते हैं बीजापुर। जब भी देखिएगा कि जब रास्ता बंद हो जाएगा 2 जगह का, तो तीसरी जगह जाएंगे और घूमेंगे इन्हीं 3 जगह, मुगल, बीजापुर और जो हो जाएगा आपका अहमदनगर। फिर यहाँ पे जो हो जाएगा इस प्रकार अहमदनगर मुगल साम्राज्य में ले लिया गया। शाहजी बीजापुर की सुल्तान की सेवा में पहुँच गए। शाहजी ने कर्नाटक अभियान किया। अब ये कर्नाटक की तरफ गए, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान की सेवा में पहुँचने के बाद कर्नाटक अभियान किया और 1637 ईस्वी में इक्केरी, जो कर्नाटक का एक स्थान है, उसको जीत लिया 1637 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में सीरा को जीत लिया। 1640 ईस्वी में बंगलौर की विजय किया। बीजापुर के सुल्तान ने इन्हें कर्नाटक में 4 लाख की जागीर प्रदान की और बंगलौर का अधीनस्थ शासक नियुक्त कर दिया। 1648 ईस्वी में बीजापुर, यानी अब ये क्या हो गए हैं, अब ये जो है कर्नाटक के एक तरह से देखेंगे अधीनस्थ शासक बन गए हैं, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को बंदी बनाया, ठीक है। यहाँ पे अब बंदी बनाया गया कब, 1648 ईस्वी में। इसकी भी कहानी आपको आगे देखने की, इसका कारण था आपके जो हो जाएंगे शिवाजी कारण होंगे, ठीक है, बंदी बनाने के। खैर अगले हम आगे जब शिवाजी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो 1648 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को बंदी बनाया और 1649 में रिहा कर दिया। इसका भी कारण शिवाजी ही रहेंगे। 1663 ईस्वी में शाहजी ने बेदनूर क्षेत्र की विजय की। कब, 1663 ईस्वी में। यहाँ से वापस लौटते समय वशवपट्टन नामक स्थान पर हिरन आखेट, यानी हिरन का शिकार करते समय ये घोड़े से गिर गए और उन्हें गहरी चोट आई। इसी चोट की वजह से जनवरी 1664 ईस्वी में शाहजी की जो है मृत्यु हो जाती है। कब, 1664 ईस्वी में। अब देखते हैं यहाँ से शिवाजी।
यानी हमारा दो चीज़ें खत्म हो गया। पहला हम देखे थे संक्षेप में, वो खत्म हो गया। दूसरा हम उनके वंशजों को देख लेंगे शिवाजी के। अब तीसरा शिवाजी और शिवाजी के उत्तराधिकारी को देखेंगे। शिवाजी 1627 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक इनका काल रहेगा। 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ है? शिवनेर के किले में हुआ है 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को। शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। ठीक है, शिवनेर के किले में हुआ। शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम जो है शिवाजी रखा गया। इनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी था। शिवाजी भोसले वंश के थे। जाहिर सी बात है, हम लोग पहले ही देख रहे थे कि जो है ये जो भोसले वंश था ये टिका रहा। ठीक है, बाकी जो है एक दूसरा वंश इनका जो है वो ख़त्म हो गया। इनकी माता का नाम जो है जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी था। शिवाजी भोसले वंश के थे और उनके पिता मालोजी अहमदनगर के निजामशाही राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर थे। शिवाजी की माँ जो है जीजाबाई निजामशाही जो इनकी माँ थी जीजाबाई, ये निजामशाही सरदार और देवगिरी के यादव के वंशज लखूजी यादव की पुत्री थी। ये भी आपको पता है, अभी देखा हमने। शिवाजी के एक बड़े भाई थे, नाम था संभाजी, और संभाजी थे जो शाहजी के साथ जो है बंगलौर की जागीर में रहते थे। अभी हमने ये भी देखा कि शाहजी जो है बंगलौर की जागीर इनको मिली हुई थी और उनके साथ जो है इनके बड़े भाई यानी कि शिवाजी के बड़े भाई संभाजी अपने पिता के साथ रहते थे, जिनका नाम है शाहजी। 1654 ईस्वी में संभाजी ने पोलीगर में अप्पा खां से युद्ध किया। ठीक है, और इस युद्ध में संभाजी की मृत्यु हो गई, यानी बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है पोलीगर के युद्ध में। पोलीगर का युद्ध जो अप्पा खां से होता है उसमें अफजल खान ने संदेश मिलने के बावजूद भी जानबूझकर सेना नहीं भेजी थी। यहीं पर शाहजी ने कहा था, अफजल खां मनुष्य नहीं विषैला सर्प है। ध्यान रखिएगा, अफजल खां के संदर्भ में शाहजी के वक्तव्य क्या थे वो ध्यान रखिएगा। शाहजी ने एक दूसरी शादी जो है तुकोबाई मोहिते से की, जो कर्नाटक में ही रहती थी। इनसे एक पुत्र हुआ, वो हैं आपके एकोजी या फिर व्यंकोजी, एकोजी कह लीजिए। ठीक है, एक और शादी हुआ इससे एकोजी। ठीक है, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। तो शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो ये हो जाएंगे कोंडदेव। ठीक है, जो पूना सुपा जागीर की देखरेख में थे और शाहजी भोसले के जो है मित्र थे। शिवाजी के ऊपर समर्थ गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था। 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह साईबाई के साथ हुआ और 1640 से 42 तक शिवाजी कर्नाटक में अपने पिता के साथ रहे। 1645 ईस्वी में शिवाजी ने रायरी पहाड़ी पर स्थित रायरेश्वर महादेव मंदिर में दादाजी पंत की साक्षी में देश की स्वतंत्रता, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना और अपने धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन अर्पण करने की कसम खाई। शिवाजी के प्रारंभिक सैनिक अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध शुरू हुआ। यानी अब यहीं पे बात कर देंगे बीजापुर, जिन्होंने एक समय में जो है, अभी हमने कराया भी था आपको कि यही वजह रहेगा जो है शाहजी को गिरफ्तार करने का, क्योंकि शिवाजी जो है बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध हो गए थे, यानी सैनिक अभियान कर रहे थे। 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता। 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरन और मुरुम्बगढ़, ठीक है, मुरुम्बगढ़ जो राजगढ़ के नाम से है, तोरन और राजगढ़ के किलों पर अधिकार कर लिया। कब? 1646 ईस्वी में। 1647 ईस्वी में इन्होंने कोंडाना की विजय की। इस विजय के बाद बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को बंदी बना लिया। यानी कि जैसे ही शाहजी को, जो इनके पिता थे, जो कर्नाटक का राजा बनाया था इसने ही, बीजापुर के सुल्तान ने ही, वही जो है शाहजी को जो है बंदी बना लेता है जब शिवाजी ने कोंडाना की विजय की। 1647 ईस्वी में शिवाजी ने चाकन की विजय की। 1648 ईस्वी में दबीर पंत की सलाह पर, दबीर पंत आते हैं और सलाह देते हैं, इनकी सलाह पर इन्होंने कोंडाना का किला छोड़ दिया। और जैसे ही इन्होंने कोंडाना का किला जो 1647 ईस्वी में जीता था, इसको छोड़ते हैं, शाहजी को भी 1649 ईस्वी में मुक्त कर दिया जाता है। 1654 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता। ठीक है, तो पुरंदर का किला कब जीता है? 1654 ईस्वी में। यहाँ का किलेदार नीलोजी नीलकंठ थे। इन्होंने अपनी अधीनता में नीलोजी नीलकंठ को किलेदार बनाया। बोले कि आज से नीलोजी नीलकंठ तुम पुरंदर का किला तुम ही चलाओ, लेकिन आज से तुम मेरे अंडर में रहोगे। ठीक है, ऐसा शिवाजी ने कह के किले का किलेदार बना दिया नीलोजी नीलकंठ को ही। पहले यह बीजापुर के अधीन थे,
यानी नीलोजी नीलकंठ किसके अधीन थे, तो बीजापुर के अधीन थे। 1656 इसमें जावली विजय की। जावली एक मराठा सरदार चंद्रराव मोरे के अधिकार में था, जो शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर राज्य से मिला हुआ था। शिवाजी के विश्वासपात्र ने कृष्णराव मोरे की जो है हत्या कर दी तथा जावली पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने जुन्नार किले की विजय की। यहाँ से उन्हें बहुत अधिक धन मिला। जुन्नार के किले से सबसे अधिक इनको धन मिलता है। 1657 ईस्वी में शिवाजी का पहली बार मुगलों यानी औरंगजेब से मुकाबला हुआ। कब? 1657 ईस्वी में, जब अहमदनगर तथा जुन्नार पर उन्होंने आक्रमण किया। इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। 1657 ईस्वी में कोंकण क्षेत्र की विजय की। यहाँ के मुख्य किले कल्याण, भिवंडी और माहुली पर अधिकार कर लिया। कोंकण क्षेत्र में ही जंजीरा में सिद्दियों का राज्य था। ठीक है, कोंकण क्षेत्र में ही जंजीरा में सिद्दियों का राज्य था। कई वर्षों के संघर्ष के बाद शिवाजी कोंकण प्रदेश पर तो अपना अधिकार रख सके, परंतु जंजीरा के सिद्दियों को अपने आधिपत्य में लेने में असफल रहे। ये था सिद्दियों का राज। एकजुटता काफ़ी ज़्यादा थी। अफजल खां से संघर्ष की बात करते हैं। 1659 ईस्वी। ठीक है, अफजल खां से संघर्ष। औरंगजेब के उत्तर चले जाने के बाद, यानी जैसे ही ये दक्षिण से उत्तर जाता है, बीजापुर को मुगलों का भय नहीं रहा। ठीक है, बीजापुर को मुगलों का भय नहीं रहा, अतएव शिवाजी के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने की ठानी। 1659 ईस्वी में बीजापुर राज्य ने अपने एक प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा। उसने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा और मिलने की इच्छा जाहिर की। कई मूवी में इस टाइप का जो है आपको सब स्पष्ट रूप में जो है शिवाजी का आप देखेंगे, कई मूवियाँ निकली हुई हैं। एक आध मूवी ऐसा भी देख लिया कीजिए, उसमें ये सब जो है दिखाया गया है तमाम चीज़ें। वार्ता के लिए स्थान प्रतापगढ़ का जंगल चुना गया। शिवाजी ने अफजल खां पर विश्वास नहीं किया और धूर्तता का जवाब धूर्तता से देने का निश्चय किया। उन्होंने मोरो पिंगले, ठीक है, मोरो पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में पहले ही मराठा सेना को जंगल में छिपे रहने को कहा और गोपीनाथ को दूत बनाकर अफजल खां के पास भेजा। शिवाजी ने अपने अंगरक्षकों के रूप में, यानी कि इनके जो बॉडीगार्ड थे वो थे आपके जीवमहल और शंभूजी कावजी, इन दोनों को ले लिया। अफजल खां सशस्त्र आया, यानी कि शस्त्रों के साथ आया और उसके साथ 2 अंगरक्षक भी आए, जिसमें एक प्रख्यात तलवारबाज सैयद बांदा था। ठीक है, ये अफजल खां के साथ आया था, सैयद बांदा जो तलवारबाज था। अफजल खां ने गले मिलने के बहाने शिवाजी की हत्या करने का प्रयास किया। शिवाजी के कवच ने उनकी रक्षा की और उन्होंने अपने बघनक, यानी कि बाघ जैसा नाखून हाथ में जो पहना जाता है, बाघ जैसा नाखून एवं कटार से उसे मार डाला। किसको? अफजल खां को। अफजल खां के मरते ही तैयार खड़ी मराठा सेना मुसलमान सेना पर टूट पड़ी और निर्दयता से संहार कर दिया गया। अब बात करते हैं शाइस्ता खां से संघर्ष, जो 1663। यही सब इम्पोर्टेंट है कि 59 में क्या हुआ था, तो 59 में अफजल खां से संघर्ष हुआ था। 63 में क्या हुआ था, तो 63 में शाइस्ता खां से जो है आपका संघर्ष हुआ था। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। शाइस्ता खां ने बीजापुर राज्य से मिलकर मराठों के विरुद्ध कुछ युद्धों में सफलता प्राप्त की, क्योंकि ऑलरेडी बीजापुर से तो संघर्ष चलता ही था शिवाजी का, तो ये सोचा कि चलो तो दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो जाएगा। तो वही करके जो मुगल थे, मुगल जो है बीजापुर से मिलकर और मराठों के विरुद्ध जो है कई अभियान किए और उसमें सफलता भी मिली। उसने शिवाजी से पूना, चाकन और कल्याण सहित बहुत कुछ स्थानों और किलों को जीतने में सफलता पाई, किंतु शिवाजी युद्ध करते रहे। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां ने वर्षा ऋतु पूना में बिताने की योजना बनाई। कब? 1663 ईस्वी में। किसने? तो शाइस्ता खां ने। ठीक है, 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी रात्रि के समय पूना में घुसे और शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और उसके पुत्र फतेह खां को मार डाला गया। इस प्रकार आक्रमण पूर्णतः जो है सफल हुआ और इससे शिवाजी का सम्मान जो है और भी बढ़ गया। ठीक है, इस घटना से दक्कन में मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। शाइस्ता खां को वापस बुला लिया गया तथा औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। ठीक है,
यानी अब जो है शाइस्ता खां को रिटर्न बुला लिया गया और मुअज्जम को जो है भेज दिया गया दक्षिण में। सूरत की प्रथम लूट जो है 8 जनवरी 64 को होती है, 1664 ईस्वी, 16 चौका 64। ठीक है। शिवाजी की सूरत की लूट में जब इन्होंने सूरत को लूटा था तो 1 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। शिवाजी ने अंग्रेज़ों और डचों की कोठियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की। इस समय सूरत की अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्साइडन था। ठीक है, सर जॉर्ज ऑक्साइडन था। कब, कितना अच्छा क्वेश्चन उठ जाएगा कि जब सूरत की लूट हो रही थी उस समय सूरत की अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष कौन था, तो सर जॉर्ज ऑक्साइडन था। डीप क्वेश्चन रहेगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन लगा। शाइस्ता खां के बाद जो है राजा जय सिंह को असीम अधिकारों के साथ दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। बोला गया कि जा, जो करना है सो कर। ठीक है। शाइस्ता खां के बाद राजा जय सिंह को फुल पावर मिला, जो करना है सो करो दक्षिण में। शिवाजी के संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। 3 दिनों तक वार्ता के बाद पुरंदर की संधि हो गई। और पुरंदर की संधि की बात करेंगे 22 जून 1665 ईस्वी। शिवाजी और कछवाहा राजा जो है जयसिंह के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि की गई। उस समय मनुची भी वहाँ पे उपस्थित था। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। ठीक है। शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे देंगे, क्योंकि हारे हैं तो जो कहेगा सो मानना पड़ेगा। और इसी वजह से जो है शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध एवं सेवा करेंगे। और शिवाजी के पुत्र जो है संभाजी, ठीक है, शिवाजी के पुत्र जो है संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। इन 3 शर्तों के साथ शिवाजी 12 मई 1666 ईस्वी को आगरा दरबार में पहुँचे। राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह, ठीक है, जयसिंह के पुत्र राम सिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी ली। दरबार में इन्हें 5000 के मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया गया। किसको? शिवाजी को। ठीक है। शिवाजी जो राजा बनने वाले हैं उनको 5000, जिनके पुत्र को 5000 का मनसब दिए जाने की बात कही गई थी, उनको भी उसी श्रेणी में जब खड़ा कर दिया जाएगा तो बुरा तो लगेगा ही। परिणाम स्वरूप शिवाजी को जयपुर महल में बंदी बना लिया गया। ठीक है। हीरोजी फरजंद शिवाजी का हमशक्ल था। अभी इसको कैसे याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप मराठा के संदर्भ में देखेंगे तो ये हीरो का काम किए हैं, लेकिन अगर आप मुग़ल के संदर्भ में देखेंगे, एक मुग़ल सेना क्या कहेगा कि फर्जी आदमी था, तो फरजंद याद कर लो। शिवाजी के संदर्भ में देखोगे तो हीरो आदमी था, तो हीरोजी फरजंद। ठीक है। तो हीरोजी फरजंद जो है शिवाजी का हमशक्ल था। शिवाजी बीमार पड़े और हीरोजी फरजंद को अपना जगह लिटाकर मिठाई की टोकरी में छुपकर जयपुर महल से जो है बाहर निकल गए। 18 अगस्त 1666 ईस्वी को शिवाजी ने आगरा से पलायन किया और 12 सितंबर 1666 ईस्वी को रायगढ़ वापस आ गए। दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से 1668 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब से संधि का प्रस्ताव रखा। औरंगजेब संधि के लिए तैयार हो गया। इसी समय उसने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। यानी कि जब इन्होंने प्रस्ताव भेजा मुअज्जम के माध्यम से और जब औरंगजेब ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो स्वीकार करने के साथ ही इनको राजा की उपाधि से नवाजा भी, तथा बीजापुर एवं गोलकुंडा से, ठीक है, बीजापुर तथा गोलकुंडा से जो है चौथ वसूलने का अधिकार भी इनको दे दिया। शिवाजी के पुत्र संभाजी को बरार में एक मनसब और जागीर दी गई। अब बात करते हैं सूरत की पहली लूट तो 1664 ईस्वी में हो ही गई थी। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 1665 ईस्वी में आपका पुरंदर की संधि हो जाती है। अब सूरत की दूसरी लूट करवाते हैं 1670 ईस्वी में। इस लूट में शिवाजी को 66 लाख, पहले वाले में 1 करोड़ मिला था, इस बार 66 लाख की संपत्ति हाथ आई है। इसमें से एक सोने की पालकी थी जो किसी ने औरंगजेब को भेंट देने के लिए बनवाई थी। वानी डिंडोरी, ठीक है, वानी डिंडोरी का युद्ध। जब लूटोगे तो युद्ध होगा, कहीं ना कहीं छोटा युद्ध हो या बड़ा युद्ध हो। इस युद्ध का वास्तविक स्थान जो था वो कंचन मंचन का दर्रा था। स्थान क्या था? कंचन मंचन का दर्रा। सूरत से लूटकर वापस आते समय शिवाजी का मुगल सेना से सामना हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व दाऊद खां और इखलास, ठीक है, दाऊद खां और इखलास खां कर रहे थे। इस युद्ध में शिवाजी लूट के माल के साथ अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में सफल हुए। शिवाजी ने 1671 ईस्वी में सलहेर के दुर्ग की विजय की। यहाँ का किलेदार फतेह उल्लाह खां था।
बुंदेलखंड से छत्रसाल बुंदेला शिवाजी से मिलने रायगढ़ गया। ठीक है, बुंदेलखंड से छत्रसाल बुंदेला जो है शिवाजी से मिलने के लिए रायगढ़ गया। शिवाजी ने 1673 ईस्वी में पन्हाला दुर्ग की विजय की। ठीक है, सलहेर के दुर्ग की विजय कब करते हैं? 1671 ईस्वी में। पन्हाला दुर्ग की विजय जो है 73 में करते हैं। यहाँ का किलेदार बाबू खां युद्ध में जो है मारा जाता है। अब शिवाजी का राज्याभिषेक करा देते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है 1674 ईस्वी 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में हुआ। अपना राज्याभिषेक कराने के लिए शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट, नाम क्या है विद्वान का? विश्वेश्वर भट्ट अर्थात जो है गंगा भट्ट। ठीक है, गंगा भट्ट कहीं कहीं लिखा है गंगा भट्ट, यहाँ पे गाग भट्ट लिख दिया है, प्रिंटिंग है गलत। गंगा भट्ट को बुलाया गया। विश्वेश्वर भट्ट ने कायस्थ धर्म प्रतीक नामक ग्रंथ की जो है रचना की है। ठीक है, विश्वेश्वर भट्ट ने क्या किया है? कायस्थ धर्म प्रतीक ठीक है नामक ग्रंथ की रचना की है। सर जदुनाथ सरकार का उल्लेख है कि शिवाजी के राज्याभिषेक में 11,000 ब्राह्मण अपने परिवार के साथ लगभग 50,000 की संख्या में पहुँचे थे और 4 महीनों तक आतिथ्य स्वीकार किया। ठीक है, आजकल शादी में एक में भी इतने लोग जनरली नहीं आते हैं। बहुत बड़े बड़े शादी होगा तो एक रात के लिए बहुत बड़ा अगर है सामने वाला तो इतने की संख्या में जो है एक दिन खिलाता है। ये देखिए, ये 4 महीने तक आतिथ्य स्वीकार किया। पहले यज्ञोपवीत हुआ, तुलादान हुआ तथा पुनर्विवाह किया गया। ठीक है, इस अवसर पर हेनरी ऑक्साइडन उपस्थित था। डच रिकॉर्ड के अनुसार शिवाजी का वजन तुलादान के समय 160 पाउंड था, यानी 70 केजी 72 ग्राम, जबकि अंग्रेज रिकॉर्ड के अनुसार 68 केजी के ये थे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, 68 और 70। इनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई के साथ इस अवसर पर पुनः विवाह किया गया। ठीक है, जो दोबारा इस अवसर पर जो विवाह किया गया, इनकी 2 पत्नियां थी तो उसमें से जो है दूसरी पत्नी सोयराबाई, ठीक है, सोयराबाई के साथ किया गया था। सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया गया। शिवाजी ने राज्याभिषेक के अवसर पर एक नया संवत चलाया, सोने और तांबे के सिक्के भी जारी किए। इस सिक्के में श्री शिवा छत्रपति उत्कीर्ण कराया। 17 जून 1674 ईस्वी को इनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। ज़रा देखिए कि जब इनका जो राज्याभिषेक हुआ था ये आपका 6 जून को हुआ था। ठीक है, 6 जून को हुआ था और 6 जून के जो है आप देखेंगे यहाँ पे 11 दिन बाद ही जो है इनकी माता का देहांत हो जाता है। परिणाम स्वरूप शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक हुआ। दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 ईस्वी को तांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ। इसे निश्चलपुरी गोसाई नामक जो है तांत्रिक ने संपन्न कराया। इस बार जो है गंगा भट्ट को जो है हटा दिया गया, निश्चलपुरी गोसाई नामक जो है तांत्रिक ने इसको संपन्न कराया, क्योंकि तांत्रिक तरीके से था। कर्नाटक अभियान की बात करेंगे 1676 ईस्वी से लेकर 1678 ईस्वी, यह शिवाजी का अंतिम अभियान था। यलबर्गा विजय कौन सा? तो यलबर्गा विजय 1677 ईस्वी में की गई थी। यहाँ का किलेदार हुसैन खां भियाड़ा था। ठीक है, हुसैन खां भियाड़ा जो है था ये कहाँ का किलेदार था? तो ये था आपका यलबर्गा का। ठीक है, झिंझी का किला जो है 1678 ईस्वी में विजित किया गया। यहाँ का किलेदार अब्दुल हबशी था। ठीक है, अब्दुल्ला हबशी था। इसको शिवाजी ने कूटनीति से पराजित किया। झिंझी की विजय शिवाजी का अंतिम विजय था। ये इम्पोर्टेंट है कि शिवाजी का अंतिम विजय कौन था? तो झिंझी का जो है एक तरह से जो है झिंझी का किला जो इन्होंने जीता था ये इनका अंतिम विजय था। ठीक है, शिवाजी के जीवन में अंतिम 2 वर्ष दुखद थे। दिसंबर 1678 ईस्वी में उनका पुत्र संभाजी पत्नी येसुबाई के साथ निकल भागा और दक्कन में मुगल सूबेदार दिलेर खां से जा मिल गया। ठीक है, यानी इनका जो एक तरह से इनका पुत्र जो था संभाजी, ये अपनी संभाजी पत्नी येसुबाई के साथ, ठीक है, उनका पुत्र संभाजी पत्नी येसुबाई के साथ निकल भागा और दक्कन में मुगल सूबेदार दिलेर खां, मुगलों से, क्योंकि मुगलों से इनका हमेशा लड़ाई हो रहा है और उन्हीं से कोई इनका पुत्र जाके मिल जाएगा तो दुख की तो बात है ही। लगभग 1 वर्ष बाद वह मराठा राज्य में वापस लौटा। इन सब कारणों से 1680 ईस्वी में शिवाजी बीमार पड़ गए
और 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को अत्यधिक ज्वर के कारण यानी अत्यधिक बुखार के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार जो है सोयराबाई का से उत्पन्न बेटा जो था राजा राम ने संपन्न किया। इस इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। ठीक है, पन्हाला के किले में जो है संभाजी को कैद कर दिया गया था कि भाई मुगलों से हमारी युद्ध चल रहा है और तुम जाके उसे संधि कर रहे हो, तो चलो तुमको डालते हैं पन्हाला के दुर्ग में। शिवाजी के 7 पत्नियां थी। टोटल कितनी पत्नियां हैं जी? 7 पत्नियां। उनकी एक पत्नी का नाम जो है पुतली बाई, उनकी मृत्यु के साथ जो है उनके साथ सती हुई, वो थी पुतली बाई। तो इसलिए पुतली बाई का इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये सती हुई हैं। सोयराबाई का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब इनका जो है आप देखेंगे यहाँ पे जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तो सोयराबाई के साथ पुनर्विवाह किया गया था और सोयराबाई के ही पुत्र राजा राम ने जो है इनका जो है एक तरह से जो है अंतिम संस्कार भी किया था। तो इसलिए ये 2 इम्पोर्टेंट है, बाकी 7 को भी कौन याद करे। शिवाजी का प्रशासन की बात करते हैं तो शिवाजी के राजत्व का आदर्श प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। भारतीय शास्त्रीय दृष्टिकोण से शिवाजी अच्छे राजा थे और अपने राज्य के सर्वोच्च अधिकारी थे। छत्रपति उनकी उपाधि थी। छत्रपति क्या थी? तो इनकी उपाधि थी राजा समस्त प्रशासन की धुरी था, यानी कि केंद्र बिंदु कौन था? तो यही राजा ही था। राजा के संपूर्ण अधिकार व शक्तियाँ राज्य में जो कुछ भी हो, फाइनल डिसीजन अगर किसी चीज़ पे लेना है तो वो लेगा कौन? तो जो है राजा ही लेता था। यानी राज्य के संपूर्ण अधिकार व शक्तियाँ उनके हाथों में जो है उसके हाथों में केंद्रित थी। किसके हाथों में? राजा के हाथों में। उसका साम्राज्य 2 भागों में विभक्त था। पहला था स्वराज यानी अपना राज्य और अथवा मुल्क एकादिम यानी कि पुराना प्रदेश, और भूमि का वह अनिश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था लेकिन उससे चौथ वसूल की जाती थी, वह शिवाजी के प्रशासन की सीमा में नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से 2 चीज़ें थी। स्वराज तो अपना राज चल रहा है और जो मुल्क एकादिम था यहाँ से चौथ लिया जाता था। यहाँ पे इनका शासन व्यवस्था, इनकी नीतियाँ नहीं चलेंगी लेकिन यहाँ से चौथ इनको मिलेगा। शिवाजी के स्वराज में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के काफ़ी बड़े क्षेत्र सम्मिलित हैं। रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण के चुने हुए विशेषज्ञों द्वारा राज व्यवहार कोरा नामक शासकीय शब्दावली का शब्दकोश तैयार कराया गया। ठीक है, रघुनाथ पंडित हनुमंते, इसके निरीक्षण में, इसके इंस्पेक्शन में चुने हुए विशेषज्ञ कुछ चुने गए और उनके द्वारा राज व्यवहार कोरा, नाम क्या है? राज व्यवहार कोरा ये नाम है। इस नाम का जो है शासकीय शब्दावली का जो है शब्दकोश तैयार किया गया था। अब बात करेंगे अष्टप्रधान। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद में प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था। अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। अष्टप्रधान परिषद के मंत्रियों को शिवाजी ने पृथक कोई विशेष स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए थे। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया। ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, पहली बात तो ये हो गई। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन का देखभाल करना था। यह राज्य की अनुपस्थिति में, यह राजा यानी शिवाजी अगर नहीं रहते थे तो राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल भी करता था। सभी सरकारी दस्तावेजों पर राजा के हस्ताक्षर के बाद पेशवा की मुहर एवं हस्ताक्षर आवश्यक था। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अमात्य यानी कि पंत अथवा मजुमादर। ठीक है, अमात्य की बात करेंगे, यह राज्य का अर्थ मंत्री था। अमात्य अर्थ मंत्री था। राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना तथा राजा को उससे अवगत कराना इसका कार्य था कि कितना पैसा आया, कितना गया, ये सबसे अवगत कराने का कार्य अमात्य का था। शिवाजी के अमात्य रामचंद्र पंत थे। मंत्री वाक्यान्विश यानी वाक्य लिखने वाला यानी कि क्या है? एक तरह का जो है गुप्तचर, सूचना विभाग, लेखक, ये सब आ जाएगा। यह दरबारी लेखक के रूप में राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करता था। राजा की सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा गुप्तचर एवं सूचना विभाग के कार्यों को देखभाल करना भी इसका कार्य था।
इसका कार्य जो है आज के गृह मंत्री के समान था, जैसे आज का गृह मंत्री करता है वैसे इसका कार्य था। सुमंत की बात करेंगे तो सुमंत जो हो जाएगा विदेश मंत्री हो जाएगा, ठीक है, सुमंत कह लीजिए, दबीर कह लीजिए। सचिव जिसको चिटनीस कहते हैं, तो चिटनीस का मतलब क्या हो जाएगा, चिटनीस मतलब चिट्ठी, तो यहाँ पे सचिव या फिर सुरुनवीस या फिर चिटनीस जो कह लो, यह पत्राचार विभाग से संबंधित था। यह राज्य के सचिवालय का प्रभारी अधिकारी था, ठीक है। सरकारी दस्तावेजों को तैयार करना इसका मुख्य कार्य था। सेनापति की बात करेंगे तो सेनापति को सरे-नौबत कहा जाता था। सेना का भर्ती करना, संगठन करना, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना किसका कार्य होगा, सेनापति का कार्य होगा। न्यायाधीश का बात करेंगे तो यह राजा के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश था, यानी न्यायाधीश के जो भी निर्णय है उसको कैंसिल करने की शक्ति सिर्फ राजा के पास थी, ठीक है। तो यही बातें हैं। दीवान एवं दीवानी हो या फौजदारी मुकदमे में हिंदू कानून के आधार पर न्याय करना इसका मुख्य कार्य था। पंडित राव की बात करते हैं जिसे सद्र कहा जाता था, तो धार्मिक मामलों में यह राजा का मुख्य सलाहकार था। समारोह या त्यौहार, ठीक है, समारोह या त्योहारों में जिसमें राजा भाग लेता था उसमें यह मुख्य पुजारी के रूप में होता था। राज्य की तरफ से ब्राह्मणों को दान देना, धार्मिक कार्यों को निश्चित करना तथा प्रजा के नैतिक चरित्र को सुधारना इसका कार्य था। सेनापति के अतिरिक्त, ठीक है, सेनापति के अतिरिक्त प्रायः सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे, न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर, ठीक है। ये दो लोग जो हैं, जो कहीं युद्ध होता था तो ये नहीं जाते थे, बाकी सब लोग को जो है सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था। बाकी 6 जो बच गए, न्यायाधीश एक हो गया और एक पंडित राव, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी जो है कहीं युद्ध होता था तो सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए जो है ये सब जाते थे। और ये सारे के सारे प्रायः कन्फर्म मतलब एकदम कंपलसरी नहीं था, लेकिन प्रायः सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। विभागीय दायित्वों के निष्पादन के साथ साथ तीन मंत्रियों, एक पेशवा, सचिव और मंत्री को बड़े प्रांतों का प्रभारी बनाया जाता था। प्रत्येक मंत्री के अधीन 8 अधिकारियों का कार्यालय था जो उनके आधिकारिक कार्यों के निष्पादन में सहयोग करते थे। इसमें दीवान जो सचिव, मजुमादर जो लेखा परीक्षक एवं लेखाकार था, फर्निस जो उपलेखा परीक्षक था, सेवनीस या फिर दफ्तरदार जो कार्यालय प्रभारी था, कारखानीस जो रसद अधिकारी था, चिटनीस पत्राचार लिपिक था, जमादार खजांची था, अपोटनीस जो है रोकड़िया, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा चाहे कितना भी टफ हो, ठीक है। यहाँ पे इन सबों का 8 का काम याद करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में करेक्ट करते थे। तो इसमें जो है आपका पेशवा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सुनते सुनते बहुत बार याद हो जाएगा। अमात्य का काम करेंगे अर्थ मंत्री, अ से अमात्य, अ से अर्थ मंत्री, ऐसे याद कर लेंगे। वाक्यान्विस, वाक्य लिखने वाला, वाक्य यानी कि जो कुछ भी हो रहा है दैनिक कार्यों में क्या क्या वाक्य है वो चीज़ों को जो है देखना का कार्य करता था। सुमंत मतलब विदेश मंत्री, सचिव मतलब चिटनीस मतलब पत्राचार, चिट्ठी चिटनीस, सरे नौबत सेनापति को कहा जाता था, न्यायाधीश पंडित राव, ये सब याद आपको करना पड़ेगा। साथ ही इसमें कन्फ्यूज़न कौन क्रिएट करेगा, तो एक हो सकता है कि आपका सुमंत करे, ठीक है, या फिर वाक्यान्विस करे, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी चिटनीस तो करेगा नहीं, सेनापति करेगा नहीं, सरे नौबत सेनापति, न्यायाधीश ये सब करने वाला नहीं है। अमात्य देख लीजिएगा अर्थ मंत्री, ठीक है। फिर से आप इधर देखेंगे दीवान सचिव को कहा जाता था, ये आप देख लेंगे। मजुमादर जो है लेखा परीक्षक लेखाकार था, ये देखेंगे। फर्निस उपलेखा परीक्षक, सेवनीस या दफ्तरदार कार्यालय प्रभारी, कारखानीस चिटनीस जो है जमादार खजांची को कहा जाते थे। पोटनीस कई एक बार आया भी है, पोटनीस रोकड़िया, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब इम्पोर्टेंट है। प्रांतीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। शिवाजी ने अपने मराठा राज्य को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा था। इन्हें प्रांत या सरसूबा कहा जाता था, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता था, या तो प्रांत कह लीजिए या फिर सरसूबा। शिवाजी अपने क्षेत्र को स्वराज नाम से पुकारते थे। प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को सरे कारकुन या मुख्य देशाधिकारी या सर सूबेदार के नाम से जाना जाता था। तो सरे कारकुन याद रखिएगा, सरे कारकुन, मुख्य देशाधिकारी, सर सूबेदार, इन सब नामों से जाना जाता था जो प्रांत का सर्वोच्च था। इनकी नियुक्ति स्वयं शिवाजी करते थे। शिवाजी के समय यह
शिवाजी के समय में मराठा राज्य इस प्रकार बटा हुआ था। एक उत्तरी प्रांत, इमेजिन करते जाइएगा, महाराष्ट्र को बीच में रखिए और उसको बांटिए। उत्तरी प्रांत, इसमें बम्बई के उत्तर, सूरत व सलहेर दुर्ग के से लेकर पूना तक का भाग सम्मिलित था। यह प्रांत पेशवा मोरो त्रयंबक पिंगले के अधीन था। मोरो त्रयंबक पिंगले के अधीन था, जो एक पेशवा थे। दक्षिण पश्चिम प्रांत, इमेजिन कीजिए दक्षिण और उसमें भी पश्चिम में जाइए, ठीक है, यानी कि समुद्री इलाका। इस प्रांत में दक्षिण कोण की प्रदेश या समुद्र तट सम्मिलित था। यह क्षेत्र अन्नाजी दत्तो के अधीन था, ठीक है। दक्षिण पूर्वी प्रांत, यानी एक तरह से देखेंगे ये जो है खेती वाला भूमि हो जाएगा। इस क्षेत्र में सतारा, सांगली, कोल्हापुर आदि क्षेत्र सम्मिलित था। यह क्षेत्र दत्तोजी पंत के अधीन था। किसके? दत्तोजी पंत। दक्षिणी प्रांत की बात करेंगे तो इसमें जिंजी और उसके आसपास का क्षेत्र प्रदेश जो सम्मिलित था। जिंजी का अभियान अंतिम अभियान था, ध्यान रखिएगा, 78 में, ठीक है। यह जो है यह क्षेत्र रघुनाथ पंत हनुमंतई के अधीन था। प्रत्येक प्रांत महालों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत जो है महालों में विभक्त था। यहाँ का अधिकारी सर हवलदार होता था, ठीक है। महालों को तरफों में बांटा गया था, जो हवलदार नामक अधिकारी के अधीन था, ठीक है। सर हवलदार यानी महालों का, और इसको बांट दीजिएगा तो हवलदार एक बीच से निकलेगा ना, तो हवलदार जो है तरफ का जो है वो हेड था। इसके अधीन जो है कारकुन नामक अधिकारी होते थे। गांव सबसे छोटी इकाई थी। पटेल या फिर पाटिल इसके मुखिया होते थे, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी का भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। मलिक अंबर आप समझ सकते हैं, ठीक है, जो है अहमदनगर का जो वजीर था, तो उसी की जो है भू राजस्व व्यवस्था पर ये आधारित थी। मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो को आप देखेंगे कि दक्षिण पश्चिमी जो प्रांत था, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप दक्षिण पश्चिमी प्रांत का हेड कौन था? अन्नाजी दत्तो। तो अन्नाजी दत्तो के अधीन भूमि का विस्तृत माप करवाई। भूमि का माप का आधार जरीब था, जिसे काठी कहा जाता था। यह काठी 5 हाथ और 5 मुट्ठी लंबी होती थी। 20 काठी लंबी और 20 काठी चौड़ी भूमि को 1 वर्ग या फिर 1 बीघा कहा जाता था। 120 बीघे को जो है चावर कहा जाता था, तो चावर सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम एवं निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रारंभ में उपज के आधार पर उपज का 1/3 भाग भूमि कर निर्धारित किया गया। बाद में जब शिवाजी ने अन्य स्थानीय करों व चुंगियों को समाप्त कर दिया तो भूमि कर बढ़ाकर 2/5 यानी 40% कर दिया गया। बंजर भूमि पर भूमि कर नहीं लिया जाता था। भूमि कर जहाँ पर उद्यान भूमि या नगदी फसल उत्पन्न होने वाली भूमि थी, नगद निश्चित की जाती थी, ठीक है, नगद निश्चित किया गया। अन्य स्थानों पर नगद अथवा उपज के रूप में कर चुकाया जा सकता था, या तो नगद दे दो या फिर उपज का कुछ भाग दे दो। कर वसूली का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, परंतु शिवाजी जमींदारी यानी कि देशमुखी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए और न ही अधिकारियों को मुकासा यानी जागीरें देना बंद किया, क्योंकि ये खुद ही जो है जागीरें दे रहे थे, तो बंद कैसे होगा। अन्य राजस्व की बात करते हैं तो चौथ जैसे हो गया। भूमिकर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का एक प्रमुख स्रोत जो था वो था चौथ था। यह पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। इसकी मात्रा राज्य की आय की 1/4 होती थी। इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को जो है शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था, एक तरह से कि हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, हम लूटपाट नहीं मचाएंगे बस। सरदेशमुखी यह भी पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। यह उस प्रदेश के भूमि कर का 1/10 भाग होता था। सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वो महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख हैं, इसलिए वो बोलते थे कि सरदेशमुखी यानी 1/10 तो मेरी झोली में आना ही चाहिए। सैन्य प्रशासन की बात करेंगे तो शिवाजी के सैन्य प्रशासन में दुर्ग तोपखाना, ठीक है, दुर्ग तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना सम्मिलित थी, यानी कि सब कुछ था। दुर्ग भी था, तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना सारे थे। दुर्ग की बात करेंगे तो सैन्य प्रशासन में दुर्गों का काफ़ी महत्व था, ठीक है, क्योंकि एक बार दुर्ग में चले गए तो अब जब तक दुर्ग तोड़ोगे नहीं, आराम से सेफ हैं दीवारों के जो है पीछे।
शिवाजी के पास 240 से 250 यानी लगभग 250 दुर्ग थे। इनकी देखरेख के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। हवलदार की बात करेंगे तो किले की सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो इसी का होता था, यह मराठा जाति का होता था। ठीक है। सूबेदार की बात करेंगे तो यह किले के नागरिक प्रशासन का कार्य देखता था। किले के नागरिक प्रशासन का देखरेख कौन करता था, तो यह सूबेदार करता था। यह ब्राह्मण जाति का होता था। कारकुन की बात करेंगे तो यह किले के गोदाम का अधिकारी होता था, जो कायस्थ जाति का होता था। इस प्रकार दुर्ग के विभिन्न जातियों के अधिकारियों दुर्ग में विभिन्न जातियों के अधिकारियों की नियुक्ति करके संतुलन स्थापित किया गया था। ठीक है। तोपखाना की बात करेंगे तो शिवाजी के पास एक छोटा तोपखाना था जिसमें लगभग 200 तोपें थीं। ये तोपें फ्रांसीसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेज़ों से खरीदी गई थीं। नौसेना की बात करेंगे तो शिवाजी के पास नौसेना थी। 5 प्रकार के नावों का 400 नाव का बेड़ा इनके पास था। मतलब 400 नाव थे जिसमें से 5 प्रकार के वो नाव होते थे। ठीक है। कोलाबा हो गया, कल्याण हो गया, भिवंडी नगरों में नौसैनिक अड्डे थे। अश्वरोही सेना की बात करें तो शिवाजी की अश्वरोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। ठीक है। पागा किसको कहा जाता था, तो शिवाजी की अश्वरोही सेना के संगठन को। इसमें 2 प्रकार के सैनिक होते थे, एक बरगीर, ठीक है, और दूसरा सिलदार। ठीक है। दोनों याद रखिएगा, बरगीर और सिलदार। बरगीर को राज्य की ओर से घोड़े एवं शस्त्र प्राप्त होते थे, जबकि सिलेदार इसका प्रबंध स्वयं करता था। सिलेदार खुद सिलाई करता था। कह सकते हैं कि याद करने का टर्म में कि सिलेदार जो है खुद प्रबंध करेगा और बाकी जो है बरगीर जो है बेवजह इसको मतलब कि खुद ही जो है मिल जाएगा, यानी कि जो है राज्य की ओर से मिल जाएगा। घुड़सवारों की टुकड़ी का न्यूनतम इकाई जो है 25 बरगीर थी। ठीक है। इसका अधिकारी जो है हवलदार होता था। 5 हवलदारों के ऊपर जो है जुमलादार और 10 जुमलादारों के ऊपर 1 हजारी होता था। 5 हजारी के ऊपर पंच हजारी अधिकारी के अधीन रखा जाता था तथा सभी पंच हजारी घुड़सवार सेना के सरे नौबत नामक अधिकारी, यानी कि वही जो है सेनापति नामक अधिकारी के अधीन होती थी। पैदल सेना की बात करें तो पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। इसकी सबसे छोटी इकाई 9 सैनिकों की थी, जिसका अधिकारी नायक होता था। नायक मतलब 9 सैनिक तुम्हारे अंतर्गत। 10 नाविकों यानी कि 90 के अंतर्गत 90 लोग जो है हवलदार के अंतर्गत होते थे। और 3 हवलदार यानी कि 270। ठीक है। 270 लोगों के ऊपर जो है एक जुमलादार। ठीक है। यानी कि 3 हवलदारों पर एक जुमलादार। ठीक है। और ऐसे ही 10 जुमलादारों पर 1 हजारी होता था। ठीक है। 1 हजारी मतलब 1,000 आदमी नहीं हो गए, यहाँ पे 2700 हो गए। ठीक है। 270 को 10 से गुना करेंगे तो 2700 हो जाएंगे। 2700 पे 1 हजारी होता था। इसका सबसे बड़ा पद जो है 7 हजारी का होता था। पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी भी सरे नौबत ही होता था। शिवाजी के जीवन के अंतिम समय में उनकी सेना में 29 सेनापतियों के अधीन 45,000 जो है वर्गीर अश्वरोही और 31 सेनापतियों के अधीन 60,000 सिलेदार अश्वरोही, लगभग 1 लाख पैदल सेना, 1208 हाथी तथा 3,000 ऊँट थे। सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों ही होते थे। शिवाजी बहुत अनुशासन प्रिय थे। युद्ध में ब्राह्मणों, स्त्रियों आदि का सम्मान किया जाता था। राज्य के सैनिक अभियानों के समय परिवारों के सदस्यों के साथ रखना मना था, यानी कि कोई भी अपने परिवार, यानी कि ये नहीं कि हस्बैंड जो है अपने वाइफ को साथ लेके चल दिया या फिर अपने छोटे बच्चों को साथ लेके चल दिया, ऐसा नहीं होता था। न्याय प्रशासन की बात करें तो शिवाजी की न्याय व्यवस्था जो है निष्पक्षता पर आधारित थी। किस पे? निष्पक्षता पर आधारित थी। शिवाजी स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के समान थे। वे न्यायाधीश एवं पंडित राव की सहायता से निर्णय देते थे। शिवाजी का यह न्यायालय धर्मसभा या हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। शिवाजी के नीचे न्यायाधीश का न्यायालय होता था। प्रांतीय एवं महाल स्तर पर न्याय के लिए मजलिस हुआ करती थी, जिसे सभा कहा जाता था। गांव में न्याय करने के लिए पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। धर्मशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय दिया जाता था। अब बात करते हैं धार्मिक नीति। शिवाजी धर्म सहिष्णु थे। इस्लाम के साथ उनका व्यवहार बहुत उदार रहा। ठीक है। यानी कि ये कठोर नहीं रहे, कट्टर नहीं थे। ठीक है। इस्लाम के साथ उनका व्यवहार बहुत उदार रहा। उन्होंने कभी मस्जिदों को तोड़ा नहीं, कुरान का अपमान नहीं किया। मुसलमान स्त्रियों और बच्चों के प्रति भी सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। उनकी सेना एवं नौसेना में भी मुसलमानों
को बड़े पद दिए गए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार खाफी खान ने भी, जो उनका कटु आलोचक था, आलोचक था, ठीक है, कटु आलोचक था, उनकी धार्मिक नीति की प्रशंसा की है। किसने? खाफी खान ने। इस प्रकार शिवाजी का शासन प्रबंध श्रेष्ठ था। सर जदुनाथ सरकार ने इसे मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना बताया है। हालांकि अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहता है, जो उचित नहीं है, ठीक है। तो स्मिथ क्या कहते हैं? स्मिथ जो है इसको डाकू राज्य की संज्ञा देते हैं शिवाजी के राज्य को, जो उचित नहीं है। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा, ठीक है, किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर पुकारा था? तो ये औरंगजेब ने पुकारता था। परंतु प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है, मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। उन्होंने आगे लिखा है, शिवाजी ने यह प्रमाणित करके दिखा दिया कि हिंदुत्व का वृक्ष वास्तव में मरा नहीं है, अपितु वह सदियों की राजनीतिक दासता, शासन से पृथकता और कानूनी अत्याचार के पश्चात भी पुनः उठ सकता है। उसमें नवीन पत्ते और शाखाएं आ सकती हैं, वह एक बार फिर आकाश में सिर उठा सकता है। ऐसा कहा है किसने? जदुनाथ सरकार ने, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी से। तो हमने सबसे पहले जो है संक्षेप में करना था वो हमने कर लिया। शिवाजी का जो है पूर्वजों का वंशज को देखना था, वंशज हमने देख लिया। अब शिवाजी और शिवाजी के उत्तराधिकारी को देखना था, तो तीसरा टर्म्स था, ठीक है। 5 भागों में हम इसको बांट के देखेंगे। तो तीसरा हम देख रहे हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। 21 अप्रैल 1680 ईस्वी को जो है उत्तराधिकार का उल्लंघन करते हुए राजा राम का राज्याभिषेक किया गया। कुछ समय बाद संभाजी का राज्याभिषेक हुआ, जो पन्हाला के दुर्ग में थे, ठीक है, कैद थे। संभाजी 1680 से लेके 1689। शिवाजी की मृत्यु के बाद नवगठित मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गया। शिवाजी की 2 पत्नियों से 2 पुत्र संभाजी एवं राजा राम के बीच उत्तराधिकार का विवाद उठ खड़ा हुआ। अंततः राजा राम को गद्दी से उतारकर संभाजी यानी कि शंभूजी ने 20 जुलाई 1680 ईस्वी को सिंहासनारूढ़ हुए। उनकी मां का नाम सईबई था, ठीक है। तो सईबई भी याद रखिए। सोयराबाई आपका राजा राम की हो जाएंगी। आप पुतलीबाई जो साथ में सती हुई थी, तो तीनों ने नाम याद रखिए। कम से कम 7 पत्नियां थी, तो 3 ये हो गई। पुतलीबाई जो सती हुई थी, सोयराबाई जो जिनके पुत्र हैं आपके राजा राम और जिन्होंने जो है अंतिम संस्कार किया था शिवाजी का, और साथ ही में वही सोयराबाई हैं जो उन्होंने जब राज्याभिषेक जब उनका हुआ था तो उनके साथ सोयराबाई का पुनर्विवाह हुआ था, ठीक है। और ये है उनकी सईबई जो है, सईबई से जो है पैदा हुए हैं आपके शंभूजी, ठीक है। इनकी माँ का नाम जो है सईबई था। इनका जन्म जो है 1657 ईस्वी में हुआ था। केशव भट्ट और उमाजी पंडित इनके गुरु थे। इनका विवाह जो है येशुबाई जिनके साथ ये चले गए थे, ठीक है, दक्षिण महाराष्ट्र में जाके जो है मुगलों से मिल गए थे। तो वही बातें यहाँ पे हैं। येशुबाई के साथ हुआ था, जिससे एक पुत्र साहू उत्पन्न हुआ था। शिवाजी की मृत्यु के बाद ये पन्हाला के कैद में जो है, मृत्यु के समय पन्हाला के किले में कैद थे। बाद में इन्हें छोड़ दिया गया और 16 जनवरी 1681 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। संभाजी के समय में लगातार षड्यंत्रों के कारण उनका संपूर्ण शासनकाल दुष्प्रभावित हुआ। वह उनके साथी उनका साथ छोड़ गए। उनके जागीरदारों में विद्रोह फैल गया। मराठा नायकों के प्रति अविश्वास के कारण उन्होंने उत्तरी भारतीय ब्राह्मण कवि कलश पर भरोसा किया। किस पे? कवि कलश पर भरोसा किया और उसे प्रशासन का सर्वोच्च अधिकार सौंप दिया। इस प्रकार संभाजी के समय में अष्टप्रधान का विघटन हो गया। संभाजी का संघर्ष जंजीरा के सिद्धियों से हुआ, ठीक है। ये वही सिद्धि हैं जिन पे कभी भी जो है शिवाजी का जो है पूर्ण अधिकार नहीं हो पाया था। तो सिद्धियों से हुआ। इनका पुर्तगालियों एवं अंग्रेजों से भी संघर्ष हुआ। औरंगजेब का पुत्र अकबर पाली नामक गांव में 13 नवंबर 1681 ईस्वी को संभाजी से मिला। संभाजी ने अकबर को संरक्षण प्रदान किया, अतः औरंगजेब इनसे रुष्ट हो गया। अब फरवरी 1600 जो है 89 ईस्वी में, ठीक है, 1689 ईस्वी में संगमेश्वर के पास नावड़ी गांव में संभाजी और कवि कलश को मुगल सेनापति, ठीक है, जिसको ये सब कुछ सौंपे हुए थे, यानी कि जो मेन 2 बंदे थे उनको जो है मुगल सेनापति मुकर्रब
खां ने बंदी बना लिया और उन्हें बहादुरगढ़ जो है लाया गया। पुनः 3 मार्च 1689 ईस्वी को जो है बहादुरगढ़ से कोड़ेगांव लाया गया और यहीं पर 11 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी एवं कवि कलश की हत्या कर दी गई। संभाजी की जो है हत्या के बाद राजाराम पुनः राजा हुए। राजाराम जो है 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी। संभाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो है साहू, केवल उस समय जब मृत्यु हुई थी उस समय साहू केवल 7 वर्ष, साहू 7 वर्ष, ठीक है, साहू 7 वर्ष का था। शिवाजी के छोटे पुत्र और संभाजी के सौतेले भाई, शिवाजी का छोटा पुत्र, ठीक है, और संभाजी के सौतेले भाई राजाराम, जिसे संभाजी ने बंदी बना रखा था, मराठा मंत्री परिषद ने राजा घोषित कर दिया। क्योंकि राजाराम क्या थे, राजाराम जो है संभाजी के भाई थे, ठीक है, सौतेले भाई, और साथ में क्या थे तो ये देखेंगे यहाँ पे शिवाजी के छोटे पुत्र भी थे राजाराम। तो इनको जो है दुर्ग से निकाला गया, बंदी बनाया गया था, तो बंदी से छुटकारा पाए ये और इनको जो है स्वतंत्र किया गया और फाइनली जो है इनको राजा घोषित किया। और फरवरी 1689 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया गया, किसका, राजाराम का। लेकिन मुगलों के आक्रमण की आशंका से ये रायगढ़ से तुरंत निकल पड़े और पनहाला होते हुए इन्होंने जिंजी में शरण ली। जिंजी जो दक्षिणी क्षेत्र था, ठीक है, ताकि उत्तर में रहेंगे तो थोड़ा जल्दी आक्रमण हो जाएगा, दक्षिण में रहेंगे तो थोड़ा लेट से, थोड़ा सा सेफ्टी की वजह से इन्होंने अपने आप को जो है जिंजी में शरण ली। 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया और येसुबाई और साहू को जो है गिरफ्तार कर लिया। ये येसुबाई कौन थी, तो येसुबाई जो है संभाजी की जो है पत्नी है और साहू जो है ये संभाजी के जो है पुत्र हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो गई है 1689 ईस्वी में। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 1691 ईस्वी में मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में जिंजी का घेरा डाल दिया। 8 वर्षों तक राजाराम जिंजी के किले में कैद रहा और 1698 ईस्वी में राजाराम जिंजी से पलायन कर गया और सतारा के प्राकृतिक दुर्गों में अपनी राजधानी बनाई। 1700 ईस्वी में सतारा में इसकी मृत्यु हो गई और इन्होंने एक नए पद प्रतिनिधि का जो है नियुक्त किया, नया पद, और पद का नाम क्या था, प्रतिनिधि की नियुक्ति की। पदक्रम में पेशवा का पद प्रतिनिधि के बाद था, यानी कि पेशवा पहले तो राजा के बाद पेशवा के बाद जो है पेशवा का पद जो है प्रतिनिधि के बाद था, यानी कि सीधे राजा के बाद प्रतिनिधि और प्रतिनिधि के बाद पेशवा, तीसरे नंबर पर पेशवा आ गए थे। इस प्रकार शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रतिनिधि सहित 9 मंत्री हो गए। राजाराम के जिंजी चले जाने के तुरंत बाद तत्काल बाद जो है मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1689 ईस्वी में रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। संभाजी के पुत्र साहू सहित उनके परिवार के सभी सदस्य मुगलों के कब्जे में आ गए, वही आपके येसुबाई और साहू सब कब्जे में आ गए। यद्यपि साहू को राजा की उपाधि दी गई और एक मनसब भी दिया गया, फिर भी वह औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 ईस्वी तक वस्तुतः मुगलों के अधीन कैदी की तरह बना रहा, ठीक है, यानी कि कैद में रहा जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार 1689 ईस्वी के अंत तक मराठा राज्य की स्थिति पूरी तरह बदल दी गई थी, ठीक है, और इन परिस्थितियों में मुगलों से मुकाबला करने के लिए पेशवा नीलकंठ मोरेस्वार पिंगले, अमात्य रामचंद्र नीलकंठ बावड़ेकर, ठीक है, सचिव शंकर जी मल्हार तथा प्रहलाद नीराजी राव जी के रूप में 4 कुशल मराठा सरदार, ठीक है। पहला कौन है, तो पहले हैं आपके नीलकंठ मोरेस्वार पिंगले, दूसरे हो जाएंगे आपके अमात्य रामचंद्र नीलकंठ बावड़ेकर, सचिव शंकर जी मल्हार, और ये हो जाएंगे प्रहलाद नीराजी राव जी। 4 कुशल मराठा सरदारों ने मुगल के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प किया। अब तक गैर महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत 3 अन्य व्यक्ति धनाजी यादव, संताजी घोड़पड़े और परशुराम त्र्यंबक अपनी योग्यताओं के बल पर आगे आए। रामचंद्र बावड़ेकर को महाराष्ट्र में मराठा सेनानायकों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए निरंकुश शासक के अधिकार प्रदान किए गए। ताराबाई की बात करते हैं तो 1700 ईस्वी से लेकर 1707 पहले संभाजी आए, 80 से लेके 1680 से लेके 1689 तक, फिर 89 से 1700 तक जो है राजाराम आए। अब 1700 से लेके 1707 जो है ताराबाई, और फिर 1707 से लेकर 1749 जो हो जाएंगे आपके साहू जी। तो यहाँ पे देखते हैं ताराबाई, राजाराम की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना और पुनः
राजाराम की पत्नी जो है यहाँ पे ताराबाई जो है उसकी संरक्षिका बन गई। ठीक है, ताराबाई के समय में मराठों का पुनः उत्कर्ष हुआ और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तथा जुल्फिकार खां के कहने पर आजम शाह ने साहू जी को जो है कैद से रिहा कर दिया। अब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में साहू बाहर आते हैं तो साहू जी हैं भाई, ये संभाजी के पुत्र थे। आजम शाह ने 1700 ईस्वी में इन्हें छोड़ दिया, किसके कहने पे? जुल्फिकार खां के कहने पे, क्योंकि जो है जुल्फिकार खां जहादार शाह की मदद से जो है, जहादार शाह जो हैं वो जुल्फिकार खां के मदद से ही बने थे, यानी कि सर्वे सर्वा तो जुल्फिकार खां ही था। ठीक है, जहादार शाह तो बस नाम के थे। तो यहाँ पे देखेंगे जुल्फिकार खां के कहने पे आजम शाह जो है इनको छोड़ देगा। 1707 ईस्वी में खेड़ नामक स्थान पर साहू जी और ताराबाई की सेना में युद्ध हुआ। ताराबाई की पराजय हुई और वो भागकर जो है दक्षिण महाराष्ट्र में पहुंच गई। साहू जी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई और यहीं पे 1708 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। इन्होंने एक नया पद सेना करते यानी सेना को संगठित करने वाला एक पद का जो है गठन किया तथा राज्याभिषेक के अवसर पर बालाजी विश्वनाथ को सेना करते के पद पर नियुक्त किया, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने इनको बड़ा सपोर्ट किया था ताराबाई से युद्ध करने के संदर्भ में। इन्हीं की सहयोग से जो एक तरह से ये जीते भी थे। इस तरह अब मराठा राज्य दो भागों में बट गया। उत्तर में सतारा राज्य जो साहू के अधीन था और दक्षिण में कोल्हापुर राज्य जो शिवाजी द्वितीय के अधीन था। यानी कि जो है यहाँ पे देखेंगे ताराबाई जो है ये शिवाजी द्वितीय के साथ दक्षिण में चली गई कोल्हापुर। ठीक है, यह आपसी संघर्ष तब समाप्त हुआ जब शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद राजाराम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र संभाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा और 1731 ईस्वी में संभाजी द्वितीय वारणा की संधि के बाद यह संघर्ष समाप्त हो गया है। इसमें यह व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करेंगे और उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा होगी उस पर साहू शासन करेंगे। यानी कि क्लियरिटी हो गई, ऊपर तुम शासन करो, नीचे हम करेंगे। और किस संधि के तहत ये किया गया? तो वारणा की संधि, यानी एक दूसरे को वार्न कर रहे हैं। ठीक है, वार्न यानी चेतावनी दे रहे हैं। वारणा की संधि इस तरह से याद कीजिए, ठीक है, कि तुम हमारी तरफ नहीं आओगे, हम तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे, हम तुम्हें वार्न करते हैं, तुम हमें वार्न करो। ठीक है, इसलिए हम वारणा की संधि करते हैं। शाहू के गर्दिश के दिनों में बालाजी विश्वनाथ ने उसका सर्वाधिक साथ दिया था। जनवरी 1708 ईस्वी में अपने सिंहासन रूढ़ होने के अवसर पर साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते के पद प्रदान किया। पेशवा के पद पर बालाजी की नियुक्ति के साथ ही यह पद वंशानुगत हो गया। बालाजी तथा उसके उत्तराधिकारी राज्य के वास्तविक शासक बन गए और 1714 ईस्वी में राजाराम की दूसरी पत्नी, ठीक है, राजाराम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने ताराबाई और उसके पुत्र को कैद कर लिया और अपने पुत्र संभाजी द्वितीय के साथ कोल्हापुर में बस गई। अब बात करते हैं राजाराम द्वितीय। शिवाजी द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था, वो तो छोटा बच्चा था भी। ताराबाई के कहने पर तथाकथित शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजाराम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। किसको? राजाराम द्वितीय को, ताराबाई के कहने पे ही। ठीक है, 1750 ईस्वी में बाजीराव से राजाराम द्वितीय की संगोली की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। अब छत्रपति नाम मात्र का प्रावधान रह गया और सतारा के किले में बंदी की तरह जीवन बिताने लगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे तथाकथित जो है शिवाजी द्वितीय के जो है पुत्र हैं राजाराम द्वितीय, क्योंकि शिवाजी द्वितीय का तो कोई पुत्र था ही नहीं। ठीक है, और जब जो है एक तरह से कठपुतली टाइप का जो है, जब वंशज ही जो है अपना ना हो तो वो जो है जेनेटिकली जो है थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। और फाइनली जो है यहाँ पे देखेंगे वैसे भी इस समय तक जो है काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, साहू ही कमज़ोर हो गए थे और यहाँ पे आते आते तो पूरी कमज़ोरी छा ही गई थी मराठों में। और फाइनली बाजीराव जो है पेशवा जो है वो अपने आप को सब कुछ अपने हाथों में ले लेगा। तो अब पेशवाओं का इतिहास जो हमारा चौथा सेक्शन है, और पेशवाओं का इतिहास के बाद हम पढ़ेंगे मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष। ठीक है, तो ये हम लोग काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।